हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे चैप्टर 25 जांच और विचारण में साक्ष्य। साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग। सेक्शन 307 BNSS और CRPC सेक्शन 272 न्यायालय की भाषा। तो राज्य सरकार यह अवधारित कर सकती है कि इस संहिता के प्रयोजन के लिए राज्य के अंदर उच्च न्यायालय से भिन्न प्रत्येक न्यायालय की क्या भाषा होगी। उच्च न्यायालय की जो भाषा है वो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है, और इसके अतिरिक्त ये उच्च न्यायालय से भिन्न जितने भी स्टेट में न्यायालय हैं उन सब की जो भाषा है वो स्टेट गवर्नमेंट अवधारित करेगी। और संसद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आर्टिकल 348 में उच्च न्यायालय की जो लैंग्वेज है उसे डिसाइड करेगा। सेक्शन 308 CRPC सेक्शन 273 साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना। तो जैसा अभियुक्त रूप से उपबंधित है उसके सिवाय विचारण कार्यवाही के अनुक्रम में जितना भी साक्ष्य लिया गया है वो अधिवक्ता की उपस्थिति में लिया जाएगा, और जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अभिहित स्थान पर दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधन से लिया गया साक्ष्य भी है। साक्ष्य 308 में बता रखा है कि साक्ष्य जो है अभियुक्त का जो साक्ष्य है वो अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में लिया जाएगा। पहले 373 में था कि साक्ष्य हमेशा अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा। जहां अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान की गई है वहां उसका साक्ष्य उसके प्लीडर या अधिवक्ता के द्वारा लिया जा सकता है, की उपस्थिति में लिया जा सकता है। अब इसमें ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज कर दें। आगे प्रोवाइजो दे दिया, परंतु जहां 18 वर्ष से कम आयु की महिला है जिसके साथ रेप का या अदर कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, साक्ष्य अभिलिखित किया जा रहा है, वहाँ यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी महिला का अभियुक्त से सामना न हो और साथ ही अभियुक्त का भी प्रतिपरीक्षा का अधिकार बना रहे, न्यायालय समुचित उपाय करेगा। तो ऐसे समुचित उपाय क्या होगा? ऐसे समुचित उपाय यही होंगे कि न्यायालय ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएगा, अभियुक्त की ये वीडियो रिकॉर्डिंग करवा देगा, जिससे कि अभियुक्त और महिला का सामना न हो। ऐसा अब तो इसमें बता ही दिया, मेंशन कर दिया। इससे पहले ये केस में दिया गया था, पप्पू यादव के केस में। आगे है स्पष्टीकरण। कल्याणचंद बनाम पप्पू यादव का केस है, जिसमें कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अभियुक्त का साक्ष्य लिया जा सकता है और ऐसे साक्ष्य को मामले में पर्याप्त साक्ष्य माना जाएगा। स्पष्टीकरण में कह दिया कि इस धारा में अभियुक्त के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो अध्याय 9 के बाबत कोई कार्यवाही इस संहिता के अधीन जिसके विरुद्ध अध्याय 9 के बाबत कोई कार्यवाही इस संहिता के अधीन आरंभ की जा चुकी है। आगे है अपना सेक्शन 309 CRPC सेक्शन 274 समन मामले में जांच और अभिलेख। समन मामले में जांच और समन मामले में जांचों में अभिलेख कैसे लिखा जाएगा। रिकॉर्ड इन समन केस एंड इंक्वायरीज। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित सभी समन मामलों में धारा 164 से 167 तक की धाराएं, जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं। सब जांच और विचारण के अनुक्रम में कार्यवाहियों से भिन्न धारा 491 के अधीन सब कार्यवाहियों में मजिस्ट्रेट जैसे जैसे साक्ष्य की परीक्षा होती है वैसे वैसे साक्ष्य के सारांश का ज्ञापन न्यायालय की भाषा में तैयार करेगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि समन मामले में साक्ष्य में जैसे जैसे साक्ष्यों की परीक्षा होती है वैसे वैसे न्यायालय क्या करेगा, साक्ष्य का सारांश जो है वो ये न्यायालय की भाषा में तैयार करेगा। परंतु यदि मजिस्ट्रेट ऐसा ज्ञापन स्वयं तैयार करने में असमर्थ है तो अपने असमर्थता के कारणों को लिखते हुए ऐसे ज्ञापन को खुले न्यायालय में स्वयं बोलकर लिखित रूप से लिखवाएगा। ठीक है, अगर स्वयं लिखने में असमर्थ है तो वो ऐसे ज्ञापन को बोलकर खुले न्यायालय में लिखवाएगा, और ऐसे ज्ञापन पर मजिस्ट्रेट अपना हस्ताक्षर करेगा और वो अभिलेख का भाग होगा। ठीक है, साक्षियों ने जो जो एविडेंस दिए हैं उनके साक्ष्य को न्यायालय की भाषा में तैयार करना। सेक्शन 275 CRPC 310 BNSS वारंट मामले में अभिलेख कैसे लिखा जाएगा। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित सब वारंट मामले में प्रत्येक साक्षी का जो साक्ष्य है जैसे जैसे उसकी परीक्षा होती है वैसे वैसे या तो स्वयं मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखा जाएगा या खुले न्यायालय में बोलकर लिखवाया जाएगा। समन मामले वाली प्रोसीजर ही आ गई। ठीक है, या तो मजिस्ट्रेट स्वयं लिखेगा या खुले न्यायालय में बोलकर लिखवाएगा। और जहाँ किसी शारीरिक या अन्य असमर्थता के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ है तो इस निमित्त नियुक्त न्यायालय के किसी अधिकारी के निर्देशन और अधीक्षण में लिखा जाएगा। और जहाँ वह स्वयं नहीं लिख सकता
तो न्यायालय में ऐसा कोई अधिकारी है, उसके निर्देशन में या उसके अधीक्षण में ऐसा जो एविडेंस है वो लिखा जाएगा, डायरेक्शन एंड सुपरिटेंडेंस में। परंतु प्रोवाइजो कह दिया कि इस उपधारा के अधीन साक्षी का साक्ष्य उस अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। अभियुक्त का जो अधिवक्ता है उसकी उपस्थिति में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक विजुअल के माध्यम से किसी साक्षी का साक्ष्य लिया जाएगा वारंट मामले में। आगे इसका क्लोज सेकेंड कह रहा है कि जहां मजिस्ट्रेट साक्ष्य लिखवाए वहाँ यह प्रमाण पत्र उसे देना होगा कि यह साक्ष्य उपधारा 1 में निर्दिष्ट कारणों से स्वयं उसके द्वारा नहीं लिखा गया है। कारण अभिलिखित करने होंगे अगर उसने स्वयं ऐसा कोई साक्ष्य नहीं लिखा है मजिस्ट्रेट ने। क्लोज 3 इसका कह रहा है कि ऐसा साक्ष्य मामूली तौर पर वृत्तांत के रूप में लिखा जाएगा। समन मामले में सारांश के रूप में था और इसमें है कि ऐसा जो है वृत्तांत के रूप में लिखा जाएगा, किंतु मजिस्ट्रेट स्वयं विवेक अनुसार इसके किसी भाग को क्वेश्चन आंसर के रूप में, प्रश्नोत्तर के रूप में भी लिख सकता है। ठीक है, तो सच एविडेंस शेल ऑर्डिनरी टू बी टेकन डाउन इज फॉर्म ऑफ नैरेटिव, नैरेटिव में लिखा जाएगा, बट मजिस्ट्रेट में इस डायरेक्शन टेक डाउन और कोज टू बी टेकन द पार्ट सच एविडेंस फ्रॉम द क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन आंसर में भी किसी पार्ट्स को लिख सकता है। वारंट मामले और समन मामले में इतना ही अंतर है, समन मामले में सारांश रूप में लिखा जाएगा, मेमोरेंडम के रूप में लिखा जाएगा और इसमें वृत्तांत में लिखा जा सकता है या क्वेश्चन आंसर में लिखा जा सकता है। क्लोज 4 इसका कह रहा है ऐसे लिखे गए साक्ष्य पर मजिस्ट्रेट अपना हस्ताक्षर करेगा और फिर वह अभिलेख का भाग होगा। आगे है सेक्शन 311 CRPC सेक्शन 276 कि सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख कैसे होगा। तो जहाँ सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में प्रत्येक साक्षी का जो साक्ष्य है वो जैसे जैसे उसकी परीक्षा होती है वैसे वैसे या तो पीठासीन अधिकारी के द्वारा स्वयं लिखा जाएगा या खुले न्यायालय में बोलकर लिखाया जाएगा या इस द्वारा जो नियुक्त कोई अधिकारी है उसके निर्देशन और अधीक्षण में लिखा जाएगा, जैसा कि हम वारंट मामले में पढ़ कर आए हैं। ऐसा साक्ष्य जो है वो मामूली तौर पर तो वृत्तांत के रूप में लिखा जाएगा और अगर उसके किसी भाग को वो प्रश्नोत्तर के रूप में लिखना चाहता है तो प्रश्नोत्तर में लिखा जाएगा। वारंट मामले का ही सेम पैटर्न है कि या तो वृत्तांत के रूप में लिख लो और या फिर प्रश्नोत्तर के रूप में किसी भाग को लिखना है तो प्रश्नोत्तर के रूप में लिखा जाएगा। ऐसे लिखे गए साक्ष्य पर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेगा और वह अभिलेख का भाग होगा। बस इसमें इतनी रियायत दी गई है कि पीठासीन अधिकारी जो है उसे अगर उसने ऐसा साक्ष्य बोलकर लिखवाया है तो उसे कारण अभिलिखित करना आवश्यक नहीं है कि किन कारणों से उसने ऐसा साक्ष्य बोलकर लिखवाया है। वारंट मामले में और समन मामले में अगर उन्होंने बोलकर लिखवाया है तो अपनी असमर्थता के कारणों को देना आवश्यक होगा। सेक्शन 277 CRPC सेक्शन 312 साक्ष्य के अभिलेख की भाषा। तो साक्ष्य के अभिलेख की क्या भाषा होगी। प्रत्येक मामले में जहाँ की साक्ष्य 310 और 311 में लिया गया है वारंट मामले में और समन मामले में, वहाँ यदि साक्षी न्यायालय की भाषा में साक्ष्य देता है तो उस भाषा में लिखा जाएगा। ठीक है, कोर्ट की भाषा में दिया है तो कोर्ट की भाषा में लिखा जाएगा और यदि वह किसी अन्य भाषा में साक्ष्य देता है तो यदि व्यवहार्य हो तो उस भाषा में लिखा जाएगा जिसमें उसने साक्ष्य दिया है और यदि ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है तो जैसे जैसे साक्ष्य की परीक्षा होती है वैसे वैसे उसका सही अनुवाद जो है वो न्यायालय की भाषा में तैयार किया जाएगा और उस पर मजिस्ट्रेट या पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह अभिलेख का भाग होगा। अगर साक्षी ने न्यायालय की कोर्ट की भाषा में दिया है तो कोर्ट की भाषा में, अगर उसने किसी अन्य भाषा में दिया है तो उसमें लिखना अगर व्यवहार्य है ठीक है तो उसमें लिखा जाएगा, अगर उसमें लिखना व्यवहार्य नहीं है कि नहीं कोर्ट की भाषा में लिखना है तो उसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। ग क्लोज कह रहा है कि उस दशा में जिसमें साक्ष्य खंड ख के अधीन न्यायालय की भाषा से भिन्न किसी अन्य भाषा में लिखा गया, ठीक है, और न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद यथासाध्य शीघ्र तैयार किया जाएगा। किसी अन्य भाषा में लिख लिया तो न्यायालय की भाषा में उसका ट्रांसलेशन करना होगा, यथासाध्य शीघ्र करना होगा और उस पर मजिस्ट्रेट और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर कराने पड़ेंगे और वह अभिलेख का भाग होगा। मजिस्ट्रेट कौन हो गया, वारंट मामले का पीठासीन अधिकारी सेशन न्यायालय। परंतु जब खंड ख के अधीन साक्ष्य को अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है और न्यायालय की भाषा में उसके अनुवाद की किसी पक्षकार के द्वारा उपेक्षा नहीं की जाती तो न्यायालय ऐसे अनुवाद से अभिमुक्ति दे सकता है। यहाँ इंग्लिश के वेटेज को बढ़ा दिया कि अगर कोई साक्ष्य किसी ने विटनेस ने इंग्लिश में दे दिया है तो फिर उसे कोर्ट की भाषा में अनुवाद करना आवश्यक नहीं है अगर वो साक्ष्य इंग्लिश में दिया गया है तो। सेक्शन 313 और CRPC सेक्शन 278 ऐसे साक्ष्य के पूरा होने पर क्या प्रक्रिया होगी साक्ष्य के संबंध में।
310 और 311 में जैसे जैसे साक्षी का साक्ष्य पूरा होता है वैसे तो यदि अभियुक्त हाजिर है तो उसकी या उसका अधिवक्ता हाजिर हो तो उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में साक्षी को पढ़कर सुनाया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो सही किया जाएगा। ठीक है, साक्षी ने साक्ष्य दे दिया, अभियुक्त है या उसका अधिवक्ता है, उनकी उपस्थिति में ऐसे साक्ष्य को पढ़कर सुनाया जाएगा और अगर उसमें वो कुछ करेक्शन चाहता है तो वो करेक्शन किया जाएगा। यदि साक्षी साक्ष्य के किसी भाग से सही होने से उस समय इनकार करता है जब वह उसे पढ़कर सुनाया जाता है तो मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश उसे ठीक करने के स्थान पर उस साक्षी के बाबत दी गई आपत्ति का ज्ञापन लिख सकता है। अगर साक्षी कह रहा है कि नहीं मैंने ये बात नहीं कही थी, वो इनकार कर रहा है जब उसे ऐसा कोई साक्ष्य पढ़कर सुनाया जा रहा है, तो न्यायालय उसे ठीक नहीं करेगा। ठीक करने की जगह उस साक्षी ने अब जो बोला है ना, उस चीज़ की उसकी जो आपत्ति है उसका ज्ञापन लिखकर उसमें वो टिप्पणी जोड़ देगा। क्लोज 3 इसका कह रहा है कि यदि साक्ष्य का अभिलेख उस भाषा से किसी भिन्न भाषा में तैयार किया गया है जिसमें कि वह दिया गया है और साक्षी उस भाषा को नहीं समझता तो उसे अभिलेख का निर्वचन जिस भाषा में उसने दिया था उसमें सुनाया जाएगा। साक्षी ने दे दी लाइक बंगाली लैंग्वेज में कोई एविडेंस दे दिया, उसे कोर्ट की भाषा में इंग्लिश में लिख लिया गया। अब इंग्लिश साक्षी समझ नहीं पा रहा तो उसे उसका अनुवाद रूप जो जिसमें उसने दिया था बंगाली में उस लैंग्वेज में उसे समझाया जाएगा और जहाँ जिसमें वो समझता है उस लैंग्वेज में उसे सुनाया जाएगा। आगे है सेक्शन 314 सीआरपीसी सेक्शन 279 अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को साक्ष्य का भाषांतर सुनाया जाना। अभियुक्त और उसके अधिवक्ता को भी साक्ष्य का भाषांतर सुनाया जाएगा जब कभी कोई साक्ष्य ऐसी भाषा में दिया जाता है जिसे अभियुक्त नहीं समझता है, ठीक है, और वह न्यायालय में स्वयं उपस्थित है तो खुले न्यायालय में उसे उसका भाषांतर ट्रांसलेशन सुनाया जाएगा। जिसमें अगर ऐसी भाषा में कोई साक्ष्य दिया गया है कि अभियुक्त समझ नहीं रहा कि विटनेस क्या बोल रहा है तो जिसमें वो समझता है उस भाषा में उसे बताया जाएगा। यदि वह अधिवक्ता के द्वारा हाजिर हो और साक्ष्य न्यायालय की भाषा से भिन्न में हो और अधिवक्ता द्वारा न समझी जाने वाली भाषा में है तो उसका अधिवक्ता जो है वो भी न्यायालय में उसका भाषांतर सुन सकता है। अभियुक्त या अधिवक्ता को भी ये अधिकार है। और जब दस्तावेज यथारीति सबूत के प्रयोजन के लिए पेश किए जाते हैं तब न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर करेगा कि वो उतने में से उतने का भाषांतर सुनाए जितना आवश्यक हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट ही पेश किए गए हैं तब न्यायालय का यह विवेक है कि वह अभियुक्त को उतना ही उसका ट्रांसलेशन सुनाए जितना आवश्यक है, इससे अधिक अगर आवश्यक नहीं है तो वह नहीं सुनाए। ये कोर्ट के स्वविवेक पर निर्भर करेगा। तो इस तरीके से अपने सेक्शन कंप्लीट हुई।